हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे, जो थे मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें इंक्लूडेड है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, हीलिंग, रिपेयर, इरिटेबिलिटी और एक्सक्रीशन। आज हम इन सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ आप जानते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना और ग्रोथ मीन्स होता है बढ़ोतरी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा बेबी है और ये भी आप जानते हैं इस छोटे बेबी के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इसके अंदर ब्रेन भी है, लंग्स भी है, हार्ट भी है और बोन्स भी हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ह्यूमन के ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर सारे के सारे प्रेजेंट है। अब ये धीरे धीरे ग्रो करता है, यानी कि अच्छा फूड इसको मिलेगा, मिल्क इसको मिलेगा, ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा। अब ग्रो कैसे करता है? ग्रो करने के लिए इसकी जो बॉडी की सेल्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होता है। और जैसे सेल डिवीजन होता है सेल की नंबर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और सेल नंबर्स बढ़ती है तो जो ऑर्गन्स का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि ब्रेन का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लंग्स का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और सारे के सारे ऑर्गन्स बढ़ते रहेंगे, उनकी साइज में चेंज आएगा। और इस तरह से जो एक चेंज आता है एक सर्टेन एज तक आता रहता है, यानी जब तक ये मैच्योर होता है तब तक इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो साइज में बढ़ते रहते हैं। और एक एज ऐसी आ जाती है जब ये पूरी तरह से एडल्ट कहा जाता है, तब इसके बाद में इसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि उनका साइज अब बढ़ना बंद हो जाता है। तो इस तरह से ग्रोथ एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिसके अंदर परमानेंसी होती है, यानी कि ये एक परमानेंट चेंज है, ये स्थायी चेंज होता है। स्थायी का मतलब है कि एक बार से ये चेंज आ जाता है फिर ये इरिवर्सिबल होता है, यानी इसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से छोटा बेबी है, ये यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक ग्रो कर गया है। अब आप इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इस एडल्ट इंडिविजुअल को आप इस छोटे बेबी में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रोथ की डेफिनेशन बनती है, ग्रोथ इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि एक ऐसा बदलाव है जो स्थायी है और फिर ये बदलेगा नहीं। और इसके अंदर होता क्या है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से साइज ऑफ ऑर्गन बढ़ता है और ऑर्गन्स के साइज बढ़ने से जो इंडिविजुअल एज ए होल होता है उसकी बॉडी बढ़ती है। अब ग्रोथ में क्या क्या होता है, इसके रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट में होता है इंक्रीज इन द ड्राई वेट, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो ग्रो करता है उसका जो वेट है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देखें जो बेबी होता है छोटा, इसका जो वेट 2.5 to 3 kg होता है अगर ये हेल्दी है तो 2.5 to 3 kg एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो बेबी होता है उसका वेट होता है। अब इसके बाद में इसके वेट में बढ़ोतरी होना स्टार्ट होती है और जब तक ये एडल्ट होता है तब तक इसका वेट अराउंड 50 kg तक पहुंच जाता है। उसके बाद में जो वेट बढ़ता है किसी भी इंडिविजुअल का वो बाद में बढ़ता रहता है, लेकिन एक एडल्ट इंडिविजुअल का जो लगभग 18 के आसपास पहुंच जाता है तो उसका लगभग वेट मोस्टली एक हेल्दी इंडिविजुअल का 50 kg के आसपास होता है। तो इस तरह से ये भी हमने समझ लिया है कि ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन ड्राई वेट, यानी किसी भी इंडिविजुअल में अगर ग्रोथ है तो उसका जो वेट होता है वो बढ़ता है। इट स्टॉप्स आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, यानी जैसे ही मैच्योरिटी ऑब्टेन कर लेता है कि इंडिविजुअल ये रुक जाते हैं, यानी जैसे 18 और 20 के अराउंड ये पहुंच जाता है तब इसके बाद में इसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसमें कोई फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, इसके ऑर्गन्स का साइज नहीं बढ़ेगा, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, सब चीजें स्टॉप हो जाएंगी। तो इस तरह से ग्रोथ मैच्योरिटी तक पहुंचने तक चलती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और उसके बाद में वो रुक जाती है। इसके बाद में देखते हैं ग्रोथ का और क्या फीचर्स होते हैं हमारे अंदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, जैसे कि हम हो गए, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होते हैं। इंटरनल मीन्स अंदर से वो आती है। और इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मैटर बढ़ता है वो अंदर से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझे, आपको कोई खाने की चीज चाहिए, जब तक आप उसको खाएंगे नहीं तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे आप। जैसे कि आपने समोसा देख लिया या पिज्जा देख लिया, खाली उसको देखने से आपका वेट नहीं बढ़ेगा, खाली उसको देखने से आप ग्रो नहीं करेंगे। जब आप उसको खाना स्टार्ट करेंगे तब आपकी ग्रोथ होगी, तब आपका पेट बढ़ना स्टार्ट होगा। आप कोई भी अनहेल्दी फूड खाइए, समोसा बाहर रखा है हलवाई की दुकान पे, आप देखते रहिए उसको, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसको खा लेंगे तब आपका वेट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो ह्यूमंस हैं
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर ग्रोथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये इंटरनल होती है। अब इसको कंपेयर करें अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है। जैसे कि आप देख लें, एक रेगिस्तान देख लें, वहां के ऊपर जब धूल भरी आंधियां चलती हैं तो माउंटेन्स बन जाते हैं सैंड के, यानी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, तो वो भी ग्रो कर रहा है। अभी वो छोटा था, फिर और तेज आंधी चलेगी सारी रात में, जब पूरी रात गुजरती है तो बहुत ऊंचा टीला उसका बन जाता है, बहुत बड़ा माउंटेन वहां पर दिखाई देना शुरू हो जाता है सैंड का, तो वो भी ग्रो कर रहा है एक तरह से। लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल है, उसके अंदर जो मैटर है वो बाहर के एनवायरनमेंट से आकर के डिपॉजिट हो गया है। तो इस तरह से साइज में इंक्रीज हुआ है एक माउंटेन के बनने से। एक माउंटेन जो बना है साइज इंक्रीज होने से ही बना है, लेकिन जो वो उसके अंदर ग्रोथ हुई है वो एक्सटर्नल है। ह्यूमन बींग्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है इंटरनल। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे के कुछ लेक्चर्स में हम इन दोनों चीजों को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है हमारे अंदर जो ग्रोथ है वो इंटरनल है। नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल होती है। तो ये होगी ग्रोथ की डेफिनेशन। इसके बाद में हम देखते हैं डेवलपमेंट। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वहां पर लिखा हुआ है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो हम डेवलपमेंट को देखेंगे, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट है मुनरो, उन्होंने दी हुई है। उन्होंने बताया डेवलपमेंट इज द होल सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी हमारे अंदर आने वाले जो चेंजेस हैं उनकी पूरी की पूरी सीरीज है, यानी बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आते रहते हैं, विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, यानी कि जिससे होकर के एक इंसान गुजरता है अपने पूरे जीवन काल में। यानी बहुत सारी चेंज हमारी लाइफ में आते रहते हैं कंटिन्यूसली, और उन सभी चेंजेस से होकर हम अपने पूरे जीवन काल में गुजरते हैं। उन्हीं चेंजेस को, उन्हीं बदलावों को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट जो है हमारी लाइफ के एंड तक आता है, हमारी लाइफ के एंड तक डेवलपमेंट चलता रहता है। ग्रोथ में और डेवलपमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जैसे आप मैच्योरिटी अटेन करेंगे ग्रोथ होना रुक जाएगी, और डेवलपमेंट आपका कभी भी नहीं रुकेगा। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ नहीं पा रहे होंगे, तो उसको हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से लेके समझते हैं। डेवलपमेंट में नॉर्मल ग्रोथ भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि जब आपकी बॉडी का साइज, सेल्स की नंबर्स बढ़ रही थी, तो इसका मतलब है कि आप डेवलप कर रहे हैं। लेकिन वो जो डेवलपमेंट है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी कि जो नॉर्मल ग्रोथ आपने पढ़ी है, ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का दूसरा एस्पेक्ट है इमोशनल, यानी कि भावनात्मक डेवलपमेंट कैसे होता है। आप इसको अपना एग्जाम्पल लेके समझिए। जब आप छोटी क्लास में होते हैं, 7-8 में होते हैं, आपका 20 में से 1 मार्क कम आता है तो आप बहुत दुखी होते हैं कि 1 मार्क मेरा कम रह गया है। दुखी होते हैं, कई बार छोटे बच्चे तो रोने भी लग जाते हैं, मैम डांट देती है तो रोने लग जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो बच्चा अभी छोटा है, इमोशनली वो इतना स्टेबल नहीं होता है। उसके बाद में आप बड़े होते हैं, आप 11th-12th में आते हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी आपके बिहेवियर में आती है। और जब और बड़े हो जाते हैं, आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है कि आपको पता लगा आपने IAS का एग्जाम दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप तब रोते नहीं हैं, आप अपने आप को संभालते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, और फिर से आप आगे का प्रयास, आगे का अपना एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा है कि एक छोटे बच्चे से और जो एक एडल्ट इंडिविजुअल है उसके इमोशनल बिहेवियर में डिफरेंस होता है। ये जो डिफरेंस होता है, ये जो बदलाव उसके अंदर आया है, ये डेवलपमेंट है। यानी कि पहले जो उसका बिहेवियर इमोशनली था वो थोड़ा कम स्टेबल था, अब उसका बिहेवियर इमोशनली स्टेबल हो गया है। तो इस तरह से उसके अंदर एक इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक रूप से आप किस तरह से बिहेव करते हैं, यानी कि जो सोसाइटी है, जो और लोग हैं, जो आपके आस पड़ोस के नीबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आप किस तरह से बिहेव करते हैं। जब आप छोटे होते हैं, एज में कम होते हैं, तब आपको नहीं पता रहता है कि किस तरह से आपको बिहेव करना है, क्या मैनर्स हैं, क्या प्रॉपर एटिकेट्स हैं। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे एडल्ट होते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, तो आपको सोशल बिहेवियर समझ आने लगता है और आप एक सोसाइटी के अनुरूप व्यवहार करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा है कि सोशली भी आप डेवलप होते हैं। बचपन में जब आप छोटे रहते हैं तब आप कम डेवलप होते हैं, सोशली सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, सब लोगों से सबसे अच्छे से नहीं मिल पाते, अपने पेरेंट्स के पास ही आगे पीछे घूमते रहते हैं, और जो लोग आते हैं उनको कई बार तो नमस्ते तक नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, तब आप सोशल बिहेवियर सीखने लगते हैं। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया डेवलपमेंट का। नेक्स्ट एस्पेक्ट हम देखते हैं मेंटल एंड कोग्निटिव। यहाँ पर मेंटल एंड कोग्निटिव का मतलब है कि आपका जो दिमाग है
वो भी तेज होता है, एज के साथ साथ ग्रो करता है। ग्रोथ में भी हमने देखा है कि ब्रेन का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन आप किस तरह से बिहेव करते हैं, अपने ब्रेन का सही तरह से किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी नॉलेज ऑब्टेन करते हैं, अच्छा कंटेंट आप देखते हैं, अच्छी वीडियोज आप देखते हैं, तो उससे आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। अच्छी अच्छी बुक्स आप पढ़ते हैं, उनसे भी आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। और जब आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है तब आता है कोग्निटिव एस्पेक्ट। कोग्निटिव एस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन आप अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक लॉक खोलना सीख लिया है बिना चाबी के, पिन का इस्तेमाल करके, तो दो तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चोरी भी कर सकते हैं या फिर किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। जिसके घर का ताला ना खुल रहा हो तो आप अपने उस स्किल से उसका ताला खोल सकते हैं। तो ये कोग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है, अब आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने ये देखा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों शो करते हैं, इसीलिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ग्रोथ में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसका साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज वो कैसे होता है, सेल्स की नंबर बढ़ती है, ऑर्गन्स का साइज बढ़ता है, और एज होल इंडिविजुअल का साइज बढ़ता रहता है। साइज बढ़ने के बाद में एक स्टेज आती है जब वो उससे आगे फर्दर ग्रोथ शो नहीं करता है। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी स्टेज है, ऐसा फीचर है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। डेवलपमेंट में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, जो कि जब तक इंडिविजुअल की लाइफ रहती है तब तक वो आते हैं। जब तक एक इंसान का जीवन है तब तक वो सीखता रहता है। कंटिन्यूसली लर्निंग चलती रहती है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, लर्निंग नेवर एंड्स। तो लर्निंग आपकी चलती रहती है। मैच्योर भले ही आप हो गए हो, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी सम्मिलित है। डेवलपमेंट आपका इमोशनल भी हो सकता है, सोशल और मेंटल भी हो सकता है, और कोग्निटिव भी होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं मूवमेंट को। अब ये सब आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग टाइप से मूवमेंट आपको करके दिखा रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से जा सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नॉन लिविंग बींग्स के अंदर ये फीचर नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते हैं। कार चल सकती है, लेकिन आप उसको चलाएंगे तब वो चलेगी। तो ये लिविंग बींग का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कुछ प्लांट्स या फिक्स्ड एनिमल्स जैसे होते हैं, जैसे कि आप कोई भी प्लांट ले लें या कुछ एनिमल्स ले लें, जैसे हाइड्रा या स्पंज होते हैं, वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव करते हैं। खुद एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपनी विल से अपने बॉडी के पार्ट्स को वो मूव कर सकते हैं। जैसे हाइड्रा है, ये अपने टेंटिकल्स को मूव कर सकता है। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे के सारे जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी के बारे में। तो इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को समझते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज द एक्सटर्नल कंडीशन दैट इवोक्स ए रिएक्शन, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी कोई ऐसी कंडीशन होती है, कोई उसमें ऐसा चेंज आता है जिससे हम कोई रिएक्शन देते हैं, कोई रिएक्ट हम करते हैं उसके बेसिस पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक प्लांट है, ये मिमोसा पुडिका का प्लांट है, इसको छुई में भी बोलते हैं। इसकी जो लीव्स हैं वे सिकुड़ जा रही है, यानी बंद हो रही हैं। कैसे बंद हो रही हैं? जब एक फिंगर से इसको छुआ जा रहा है। तो जो फिंगर है वो एक बदलाव है जो इसने महसूस किया है अपने एनवायरनमेंट में, और उसके अकॉर्डिंग इसने एक रिस्पॉन्स दिया, एक प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया क्या दी है? प्रतिक्रिया इसने दी है कि इसने अपनी लीव्स को फोल्ड कर लिया है। तो दो घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं। बाहर से स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है? टच, फिंगर का टच, जो इसके बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज आया है, इसको हमने कहा स्टिमुलस। और इसके बाद में इसने एक रिएक्शन दिया है, एक रिस्पॉन्स दिया है। रिस्पॉन्स क्या दिया है? इसने अपनी लीव्स को फोल्ड कर लिया है। तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि लिविंग बींग्स का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जब ही कोई स्टिमुलस उनको मिलता है वो रिस्पॉन्स देते हैं। भले ही वो रिस्पॉन्स कितना ही वीक हो, कितना ही छोटा हो, या फिर वो रिस्पॉन्स बहुत ही हाई हो सकता है, इस तरह से वो रिस्पॉन्स देते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को या उनका रिस्पॉन्स देने की जो एबिलिटी है उसको हम सेंसिटिविटी या इरिटेबिलिटी कहते हैं। ये डिफर करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ इंडिविजुअल्स में सेंसिटिविटी कम हो सकती है, कुछ इंडिविजुअल्स में सेंसिटिविटी ज्यादा हो सकती है। अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ही होते हैं। जितना जबरदस्त स्टिमुलस होगा और उसके अकॉर्डिंग जितना रिस्पॉन्स किया जाएगा, वही बेसिस होगा लर्निंग का। यहाँ पर एक मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। एक एजुकेशनिस्ट थे थॉर्नडाइक, उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर काम किया। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कैट को एक पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर उसके खाना रख दिया।
खाना इतना दूर था कि कैट पिंजरे से बाहर अपना जो पंजा था उसको निकाल के खाने तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो बिल्ली ने बहुत बार एफर्ट किया, प्रयास किया, खाने तक वो नहीं पहुंच पाई। अब खाना क्या था उसके लिए? खाना था उसके लिए स्टिमुलस। अब उसको लेने के लिए, पाने के लिए वो क्या दे रही थी? वो रिस्पॉन्स दे रही थी और अलग अलग चीजें ट्राई कर रही थी। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया हुआ था, उस पिंजरे के अंदर उन्होंने एक लीवर बना रखा था जिस पर पैर रखते ही दरवाजा खुल जाता था। तो बिल्ली ने देखा, बहुत देर तक वो इधर उधर छटपाती रही। एक बार उसका पैर उस लीवर पे बाई चांस पड़ गया। जैसे ही उसका पैर लीवर पे पड़ा, दरवाजा खुल गया और उसने जाकर के फूड को वहां से ले लिया, खा लिया। अब अगली बार फिर से थॉर्नडाइक ने उसी बिल्ली को उसी पिंजरे में बंद किया। फिर क्या देखा? फिर उन्होंने देखा कि बिल्ली ने अब इधर उधर हाथ पैर नहीं मारे, सीधा उसने लीवर दबाया, दरवाजा खोला और खाना उसने ले लिया। अब आप ये समझते हैं कि उसने सीख लिया है, इस चीज को सीख लिया है कि खाने को पाने के लिए उसने एक चीज सीख लिया कि खाने को पाने के लिए लीवर दबाना है, गेट खुल जाएगा, तुम्हें खाना मिल जाएगा। तो हमने एक स्टिमुलस दिया, यानी उसके सामने खाना रखा, खाने की स्मेल उसको आई। अब ये स्टिमुलस था और उसने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और एक बहुत सारे रिस्पॉन्स में से कभी उसने दरवाजा हिलाया, कभी कुछ किया, एक रिस्पॉन्स उसको समझ में आ गया, उसने एक रिस्पॉन्स सीख लिया कि अगर तुम इस लीवर को दबाओगे तो खाना मिल जाएगा। तो थॉर्नडाइक का ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि जितना भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पावरफुल होगा उतनी ही लर्निंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर हमने इरिटेबिलिटी को समझ लिया है, पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, यानी जैसे कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की पावर है उसी को हम इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे कि एक प्लांट है, इसका एग्जाम्पल आप देख भी रहे हैं, यह है मिमोसा पुडिका, ये बोटेनिकल नेम होता है इस प्लांट का। छुई मुई इसको हिंदी में बोलते हैं, लाजवंती भी बोलते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर। तो इसकी एक कैपेबिलिटी है, जब इसको टच किया जाता है जो ये अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। एक जनरल एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका, एक छोटा सा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप समझ जाएंगे इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी को और अच्छे तरह से। जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपने किसी फिट इंडिविजुअल को देखा है, क्योंकि आपका वेट बढ़ा हुआ है और आपने किसी दूसरे फिट इंडिविजुअल को देखा है, तो वो एक स्टिमुलस की तरह आपके साथ काम करता है और आपके अंदर इच्छा होती है कि काश मेरी भी बॉडी इसी तरह की हो। अब उसके रिस्पॉन्स में आप क्या करते हैं? अब ये डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी पर, आपकी सेंसिटिविटी पर। अगर आपकी सेंसिटिविटी, इरिटेबिलिटी अच्छी है तो आप उसका रिस्पॉन्स देंगे, आप भी अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप या तो जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो एक स्टिमुलस था जो इंडिविजुअल आपने देखा और आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया। अब या तो आप 3 दिन जिम जाके जिम छोड़ देंगे या जाएंगे ही नहीं, या फिर आप कंटिन्यूसली करेंगे और उस गोल को अचीव करेंगे। तो इस पे ये डिपेंड कर रहा है आपकी सेंसिटिविटी पर, और ये अलग अलग हो सकती है। कोई इंडिविजुअल एक दूसरे फिट इंडिविजुअल को देखकर इंस्पायर होगा खुद से इतना अच्छा वर्कआउट करने के लिए, खुद से अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए। कोई इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं देगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फिट इंडिविजुअल आएगा उसकी साइड में से चुपचाप निकल जाएगा। तो ये जो एबिलिटी है कि आप उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की पावर है, कैपेसिटी है, इसको हम इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी कहते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेंसिटिविटी शो करते हैं, वो सेंसिबल होते हैं, लेकिन सेंसिबिलिटी की जो अमाउंट है, कितनी मात्रा है, वो उनके अंदर थोड़ी बहुत डिफर कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं हीलिंग एंड रिपेयर की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शो करते हैं हीलिंग एंड रिपेयर, यानी कि वो फिर से हेल्दी हो सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उनके अंदर एक क्षमता होती है कि उसको रिपेयर कर सकें। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पर बॉडी में कोई इंजरी हो गई है, ये हमारी स्किन है, यहाँ पर कोई इंजरी हो गई है, कोई खरोंच लग गई है, चोट लग गई है और यहाँ से ब्लड ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, ब्लड निकल रहा है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, यहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग होने के बाद में नीचे जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं और डिवाइड होकर के उस खाली जगह को, उस स्पेस को फिल कर देते हैं और बॉडी में जो इंजरी होती है वो पूरी तरह से सील हो जाते हैं। जो गैप बन गया था इंजरी की वजह से वो बंद कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कि वे अपने आप को हील, रिपेयर कर सकते हैं। इसमें उनकी सेल्स रिजेनरेट होती हैं और वो जो डेड या डैमेज सेल्स उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन एक ऐसी एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसके अंदर वो अपनी बॉडी से यूजलेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकाल देते हैं। अब हार्मफुल सब्सटेंसेस कई टाइप के होते हैं। जैसे हमने फूड खाया, हमारे फूड में कुछ इस तरह की मटेरियल्स होते हैं जो हमारे लिए अनवांटेड होते हैं और हमारा जो स्टमक है, जैसे उसका डाइजेशन स्टमक में और इंटेस्टाइन में होता है तो उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है।
ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं और अगर ये ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर रह जाते हैं तो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं। तो इनको निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इनको भी हमारी बॉडी निकालती है। इनको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो काम करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम और इनको यूरिन में मिक्स करके निकाल दिया जाता है। इनको निकालने के लिए हमारे पास होती हैं किडनीज। थोड़ा सा हम इनकी फंक्शनिंग देखेंगे। ये 2 किडनीज हमारे पास होती हैं। किडनीज में ब्लड आ रहा होता है। ये देखिए ये एरो जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये ऑर्टा है। ये हार्ट से ब्लड लेकर के आ रही है किडनी के पास में। और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो रेनल आर्टरी है ये पिंक कलर की, ये इन किडनीज दोनों किडनीज को ब्लड की सप्लाई कर रही है। यानी कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी इसके अंदर ऑक्सीजन है और इसके अंदर यूरिया और जितने भी हमारी बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल्स है वो भी पूरी तरह से लोडेड है। अब ये सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है? हमारी किडनीज के अंदर आ जाता है। अब किडनीज क्या करते हैं? किडनीज उस ब्लड को फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद में फिर वो वापस उसको रिटर्न कर देती हैं। जो देख रहे हैं आप पर्पल बैंगनी कलर की जो ये आप वीन्स देख रहे हैं इसको हम वेना कावा बोलते हैं। ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। यानी अब इसमें जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन हमारी किडनीज ने यूज कर ली है और इस जो ब्लड आया था फुल ऑफ यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट उसको फिल्टर करके भेज दिया है। अब वो जो फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट है वो सारा का सारा किडनीज के अंदर इकट्ठा हो जाता है। यूरिन की फॉर्म में उसको यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद में उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। इसी तरह से आप प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है लेकिन थोड़ा अलग तरह से काम करता है। प्लांट्स जो है अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है उसको 3 फॉर्म्स में निकालते हैं। सबसे पहले बार्क, नंबर 2 गम, नंबर 3 रेजिन। बार्क आप जानते हैं छाल होती है जो प्लांट्स के ऊपर बाहर मोटी मोटी सी छाल लगी रहती है, वो एक वेस्ट मटेरियल है। वो एक सेकेंडरी फ्लोएम होता है जो अब किसी भी तरह के फूड को ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल नहीं है। आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट्स के अंदर 2 टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर। अब इस तरह से जो सेकेंडरी जाइलम होता है यानी कि जो उसका साइज बढ़ता है उसमें जो ग्रोथ होती है उससे जाइलम और फ्लोएम डिवाइड होते हैं और सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बन जाते हैं। जो सेकेंडरी फ्लोएम उसके अंदर होता है वो ब्लॉक हो जाता है थोड़े टाइम के बाद में और उसकी कोई जरूरत प्लांट को नहीं रह जाती है तो बार्क की फॉर्म में लगा रहता है। अब उसकी बार्क को आप निकाल सकते हैं, उतार सकते हैं, प्लांट की हेल्थ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा भी होगा नीम की बार्क को उतार लिया जाता है और उससे दवाइयां बनाई भी जाती है। इसके अलावा गम हो गया। गम होता है गोंद। गोंद आपने देखा होगा ये चिपचिपा सा सब्सटेंस बहुत सारे प्लांट से निकलता है। ये सूख के वहीं पे ड्राई हो जाता है। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है प्लांट का। इसके अंदर मोस्टली पॉलीसैकेराइड्स और एक्सेसिव सेल्यूलोज जो प्लांट के अंदर होता है ये वो होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है और उसका इस्तेमाल भी बहुत सारे फूड सब्सटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। ये थिकनर की फॉर्म में भी यूज किया जाता है यानी खाने की चीज़ों को गाढ़ा बनाने के लिए। और सर्दियों में इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं जिसको गोंद के लड्डू खाया जाता है। आपने शायद खाए भी होंगे, हमारे यहाँ पे बनते हैं, मैंने खाए भी हैं। अब हम बात करते हैं रेजिन की। रेजिन कुछ प्लांट से निकलता है। ये एक फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। जितने ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर वो रेजिन की फॉर्म में आते हैं। ये फ्लेमेबल होता है यानी ये जल सकता है, ये फ्लेम पकड़ लेता है। तो कुछ प्लांट जैसे कि पाइन का जो प्लांट होता है वो रेजिन सेक्रेट करता है। तो इस तरह से एक्सक्रीशन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है और अलग अलग तरह से जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा है एक्सक्रीशन का प्रोसीजर ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स के अंदर। अब हम इस चैप्टर को समराइज करते हैं। सबसे पहले आज के जो वीडियो लेक्चर हमने पढ़ा उसमें हमने देखा ग्रोथ को। ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा कि ग्रोथ एक परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल है यानी इसको बदला नहीं जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल का साइज बढ़ता है जो बनता है सेल्स में डिवीजन की वजह से। जैसे ही सेल में कंटिन्यूसली डिवीजन होना शुरू होते हैं ऑर्गन का साइज बढ़ता है और एक इंडिविजुअल की बॉडी का साइज बढ़ जाता है। इसके बाद में हमने अगला फीचर पढ़ा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में पूरा लाइफ साइकिल यानी जीवन के अंत तक आते हैं, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ एक सर्टेन एज पे आके रुक जाते हैं लेकिन डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यू रहता है। इसके बाद में हमने देखा मूवमेंट यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। अब और उसके बाद में हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेंसिटिविटी होती है, इसको हम इरिटेबिलिटी भी कहते हैं। वो बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है उसमें अगर कोई चेंज होगा तो रिस्पॉन्स करते हैं, कोई स्टिमुलस मिलेगा वो रिस्पॉन्स करेंगे। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं, जो भी उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाते हैं उसको वो रिलीज करते हैं।
तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो लेक्चर एंड करता हूं। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।